पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव में महाभारत 2024 में आज हम चर्चा करेंगे पांचवें चरण के चुनाव को लेकर के। पांचवें चरण का चुनाव कल समाप्त हो जाएगा और इस चुनाव में पांचवें चरण से पहले कहें तो तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बांध दिया है, बीजेपी पर ब्रेक लगा दिया है। क्या तेजस्वी ने भाजपा पे लगा दिया है ब्रेक? क्या शाह अपनी सीटें बचा पाएंगे? उसी पे हम चर्चा करेंगे बाबा से। बाबा, किस तरह का तेजस्वी ने ब्रेक लगाया है और किस तरह से क्या शाह अपनी सीट बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं, और बचाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा? बाबा, तेजस्वी क्या ऐसा बयान दे दिए हैं जो पूरे एकदम बीजेपी वाले बेचैन हो गए हैं? सबसे पहले चंदन जी, आप क्राइम रिपोर्टिंग लंबे समय तक किए हैं। आप जानते हैं कि तथ्य चाहे जो भी हो, जब एफआईआर दर्ज हो गया तो उसके बाद तथ्यों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एफआईआर दर्ज होने का मतलब है कि सबसे पहले पुलिस दबिश डालना शुरू करती है और जिस पर एफआईआर हुआ है उस आदमी को खोजती है। वो आदमी परेशान भी रहता है, कोशिश करता है बचने का, एविडेंस पैदा करने का, ये देखने का कि हम आखिर मेरे ऊपर केस हुआ है तो हम इसमें इन्वॉल्व हैं नहीं हैं, अनुसंधान। ये सारी प्रक्रियाएं जो है ना वो चुनाव में भी जुड़ी हुई हैं। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, 4 राउंड हमने देखा। आप कह सकते हैं कि इस सीट पे फलाना जीत रहा है? नहीं कह सकते, दावे के साथ नहीं कह सकते। ये तब होगा जब जज के सामने फैसला जाएगा, उलट उलट के देखा जाएगा, एक एक ठो गिना जाएगा और अंत में फैसला ये बताया जाएगा कि फलाना को बरी किया जाता है और फलाना आउट होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो चुनावी रणनीति है, इसको लेकर के कई उतार चढ़ाव आपने देखा होगा। 2014 के बाद ये पहला ऐसा चुनाव है। हालांकि 15 के चुनाव में साफ नज़र आ रहा था कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध ये दोनों भाई जो जुटे हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद, तो कुछ नया करेंगे, कुछ खेला करेंगे। कारण कि 30% से ऊपर उनके पास वोटिंग और 15-16% इनके पास, ये दोनों ही मिला करके जो सामने स्थिति नज़र आ रही है वो साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं 2015 की जो स्थिति है वो स्थिति अब पैदा होने वाली नहीं है। 2019 में भी आपने देखा क्या हुआ, 2020 में आपने देखा क्या हुआ, और 2024 में क्या हो रहा है इसको तो और नहीं तो लाइव हम लोग देख रहे हैं। पहले चरण में दावा हम 4 सीट जीत रहे हैं, और अगर तेजस्वी यादव ये दावा करते हैं कि 4 सीट जीत रहे हैं और वो तेजस्वी यादव जब ये कहते हो पूर्णिया में कि हमको नहीं दे रहे हैं तो मत दीजिए, उनको दे दीजिए, यानी मोदी को देने के लिए कह रहे हैं, नीतीश कुमार को देने के लिए कह रहे हैं, तो क्या अंदर में कुछ सेटिंग गेटिंग चल रही है क्या? सबसे पहला सवाल तो आपके मन में यही आएगा। तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि तेजस्वी ने लगा दिया ब्रेक? किस पर ब्रेक लगाया? हम ये क्यों कह रहे हैं कि शाह अपनी सीट बचा पाएंगे? इसके पीछे का एक और कारण है कि कभी कभी आप देखते हैं ना कि गवाह पलट जाता है तो वहां बड़ी ऑकवर्ड स्थिति हो जाती है जिस पर एफआईआर दर्ज हुआ है। हॉस्टाइल हो जाता है। हॉस्टाइल शब्द तो आप ही ना बताइएगा, चूंकि क्राइम रिपोर्टिंग तो आप ही की है ना। हम लोग देखिए पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं तो क्राइम रिपोर्टिंग वाला शब्द सब आपको जोड़ना पड़ेगा बीच बीच में, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ना उसी से जुड़ा हुआ मामला है। पहला क्राइम कि बड़ी लंबे समय तक इंतजार के बाद, बहुत पहले मैंने कहा था, भारत लाइव के दर्शकों को याद होगा, आज से 2020 का चुनाव जब जैसे ख़त्म हुआ था और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तभी मैंने कहा था, जब सोनिया गांधी ने एक संगठन बनाया था G23 का, आप लोगों को भी याद होगा। G23 में 5 सीटें खाली थी जिसमें से 4 सीटें भी भर गई। कुछ लोग और भी अलग अलग तरह से तैयारी कर रहे थे। आपने देखा होगा कि चंद्रबाबू नायडू भी तैयारी कर रहे थे, केसीआर तैयारी कर रहे थे, कुछ दिन तक आपने देखा शरद पवार तैयारी किए, उसके बाद लालू प्रसाद अपने स्तर से तैयारी शुरू किए, ममता बनर्जी तैयारी शुरू की। लेकिन G23 जो था, चूँकि राष्ट्रीय पार्टी थी, बिना कांग्रेस के लालू प्रसाद ने कहा कि आगे बढ़ना मुश्किल है। और यही बात जो है, जब एक सीट खाली रह गया तो मैंने यही बात कहा था कि ये सीट नीतीश कुमार के लिए रिजर्व है। तब ये कोई सुगबुगाहट नहीं थी कि नीतीश कुमार पाला भी बदल सकते हैं। मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, जब सरकार नवंबर में बन गई थी, तो दिसंबर और जनवरी के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। और उस समय काफ़ी लोगों ने इस पर बहुत कुछ बातें कही थी। आखिर हुआ वही, उस G23 का हिस्सा बने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक मजबूत गठबंधन तैयार किया गया।
दो लोग मिल करके जब कोई भी कांड करते हैं ना तो उसका सबूत बहुत जल्दी मिलता है। एक आदमी कांड करता है तो वो अपने हिसाब से करता है, वो अपना पहले से अगर माइंड उसका उस तरह का है, क्रिमिनल माइंड है, तो वो अपना निकलने का रास्ता बना लेता है। लेकिन आपने सुना होगा कि जुर्म है अपना सबूत छोड़ जाता है कोई भी। और अगर दो लोग मिल करके जुर्म कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सबूत है, ये मान के चलिए। दोनों को एक दूसरे के प्रति रहते ही शंका वो न बता दे, वो न इसको लीक कर दे, और एक जब धरा जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक बक देता है। तो यहाँ क्या हुआ कि जब नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बनाया जा रहा था तो यहाँ पावर गेम शुरू हो गया। पावर सेंटर लालू बनना चाहते थे और नीतीश कुमार खुद पावर सेंटर बने हुए रहते। नीतीश कुमार को यह मंजूर नहीं है कि उनके ऊपर कोई डोमिनेट करे और नीतीश कुमार किसी भी तरह का कुछ करे। तो नीतीश कुमार के उस खेमे से बाहर होने के बाद वो जो इंडिया गठबंधन जिसको नाम दिया गया, क्योंकि ये पूरा स्क्रिप्ट तो लिखा हुआ था कांग्रेस का, तो यहां पर हम तेजस्वी यादव की बात क्यों कर रहे हैं? नीतीश कुमार के साथ अगर हर मीटिंग में कोई एक शख्स मौजूद था तो वो कौन था? तेजस्वी यादव। जहां जहां नीतीश कुमार जिस जिस नेता से इस इंडिया गठबंधन में मिलने के लिए बोले वहां वहां वो पहुंचे। उसके बाद नीतीश कुमार के बाहर निकलते तेजस्वी यादव को दो तीन चीजें बहुत मजबूत मिल गई। पहला, ये जातीय गणना किसने कराया? हमने कराया। नौकरी किसने दिया? हमने दिया। अब इस नौकरी के सवाल पर हम कई बार बोल चुके हैं चंदन जी, आपके साथ भी डिबेट में हमने बातचीत किया है, आप भी इस बात से सहमत हैं कि नौकरी वाले मुद्दे पे हाथ डालना नहीं चाहती है एनडीए, क्योंकि यहां उसका स्थिति जितना इस पर डिफेंड करने की कोशिश करती है उतना दलदल में बालू के रेत की तरह फंसती जा रही है। तो सेकेंड राउंड के वोटिंग के बाद से नीतीश कुमार ने भी इस पर बोलना छोड़ दिया, क्योंकि पहले दो राउंड में उन्होंने बोला था जी वो क्या नौकरी देगा, नौकरी तो हम दिए। तो उसके बाद से एनडीए के नेताओं ने उस मुद्दे पर सही में ये देखने को मिला है जो नौकरी के मुद्दे पर चीख चीख के चिल्ला रहे हैं तेजस्वी, केवल इनका कोई बयान का कोई काट नहीं है। अंतिम बयान आया था सम्राट चौधरी का, जिन्होंने कहा था मैं 30 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। इस बयान के बाद से इस पर पूर्ण विराम लग गया। लेकिन आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव इस मुद्दे को ठंडाने नहीं दे रहे हैं। जाके कहते हैं कि यही लोग न हैं जो कहते थे कि बाप घर से लाएगा। एक अभी आपने देखा होगा कि जमीन का भी मामला है। अभी हाल फिलहाल में एक पत्रकार ने सवाल पूछा चिराग पासवान से कि भाई तेजस्वी यादव तो बता रहे हैं कि हम इतना नौकरी देंगे, 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। तो बोले कि हाँ नौकरी तो दे सकते हैं, लेकिन उतना जमीन कहाँ है? मतलब 1 करोड़ लोगों से जमीन चाहिए जी। मैंने ये तंज आप समझ सकते हैं। तो ये एक चुनावी रणनीति, चुनावी प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी इन सारे मुद्दों पर पहले से जो तैयारी कर चुकी थी वो तैयारी उसकी सफल नहीं होती हुई नजर आ रही है। राम मंदिर अंडर करेंट भले हो, लेकिन अगर गेम में आप बहुत अच्छी टीम लेकर के उतरे हो मैदान में और आपको बैकअप करने वाली भीड़ में बोलने वाली नहीं हो, आप किसी दूसरे के मैदान पर खेल रहे हो, आपका होम ग्राउंड नहीं हो, तो उसका लाभ होम ग्राउंड वाले को मिलता है। कमजोर टीम भी लोगों के उत्साह से अच्छा खेल जाती है। यही हो रहा है इस चुनाव में। कहीं ना कहीं एक बड़ी सभा, कल मैं सुन रहा था एक नेताजी से बात कर रहे थे मधुबनी की सभा के बारे में। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी सभा तो अब तक नहीं हुई है, अब तक नहीं हुई अमित शाह की। तो हम इस बात को मानते हैं कि धीरे धीरे करके आप चीज़ों को बदल रहे हैं। बाबा एक चीज़ है, पहले तेजस्वी कहते थे जो हमने नौकरी दी जी, अब अपनी सभा में वो कह रहे हैं जो हमारी सभा में कितने लोग बेरोजगार हैं हाथ उठाएं जी। अब आधे से अधिक लोग हाथ उठा देते हैं जी। अब उन्होंने आपका ट्रैक चेंज कर लिया है। भाई जिसको तो मैंने हमको देना था दे दिए, अब आप लोग हैं, आप लोग को हम देंगे। वो हाथ उठवा के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। जी जी। इतने बेरोजगार अभी भी हैं, मेरी सरकार आएगी तो हम सबको जितना आदमी का हाथ उठाया है उतने लोगों को नौकरी देंगे। ये वो माइंड गेम है। हाँ। जब सचिन तेंदुलकर बहुत टॉप पे चल रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया उनके विरुद्ध करती थी। ऑस्ट्रेलिया पहले से ही उनके लिए फील्डिंग सजा के रखती थी। और आप देखते होंगे कि उस समय टेस्ट मैच का क्रेज था और टेस्ट मैच में उनको बाउंसर पे बाउंसर, चूंकि वहां बाउंसर बैंड था नहीं, धकाधक बाउंसर देता था लोग और डक करते थे। यानी कि उनको मजबूर कर दिया जाता था कि स्ट्रोक नहीं खेल पाए। और अंततः आप जानते हैं कि जब जाल में चक्रव्यूह में फंस गया तो बैट्समैन आउट हो जाता है, आउट होना है। ये पूरी की पूरी कहानी जो है तेजस्वी यादव ने बैठाई है। हालांकि तेजस्वी यादव को हैट्स ऑफ इसके लिए कि उन्होंने पूरी की पूरी
पांडवों की टीम को अपने गिरफ्त में ले लिया है और उनसे अगल बगल कोई घूम ही नहीं रहा है, कोई घूम ही नहीं रहा है। तेजस्वी को छोड़ करके लालू प्रसाद पर हमला करना, लालू परिवार पर हमला करना, आप इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? पिछले 2020 के चुनाव से भी ज़्यादा स्पार्क नजर आ रहा है तेजस्वी यादव में। उन्होंने कई सवाल दागे हैं जिसका जवाब अभी भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से नहीं आया है। चलिए, एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 साल का अनुभव है, बहुत सारे लोग हैं जो मुद्दे वो किए थे, उस मुद्दे की बात हम पहले कर चुके हैं कि सतह पे नहीं आ पाई, उसको भुनाना चाह रहे थे, भले ही अंडर करेंट हो, महिलाएं जाकर के राम मंदिर में पूजा करती हों। हमने देखा है कि हमारे आपके घर में भी महिलाएं जो हैं वो भी जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है वो फोटो लेकर के वो भी राम मंदिर का अपने घर में रख ली। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं। इंटरनली अगर वोट बैंक उधर शिफ्ट कर रहा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन सामने से तेजस्वी यादव मजबूत दिखाई दे रहे हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं है। और आप जवाब किस तरह का देते हैं? तो जवाब देते हैं कि तेजस्वी यादव को क्या हक है इस तरह की बात करने का, अपने माता पिता से पूछें, 15 साल के शासन पर पूछें। लेकिन तेजस्वी यादव का जनता परेशान है, महंगाई बेतहाशा है, पलायन हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? या तो इसका जवाब नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा या नीतीश कुमार को देना पड़ेगा, क्योंकि 18 साल का जो दावा करते हैं नीतीश कुमार, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो इस सेक्टर में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने घेरा है। इसके बाद परीक्षा की बात कर लीजिए आप, पेपर लीक का मामला, निश्चित रूप से सरकार की नाकामी है ये। इसके अलावे इलेक्शन लीक होने का भी एक मामला सामने आ रहा है, परसेंटेज 2 दिन के बाद आता है, ये भी एक बड़ा मामला है, इस पर उन्होंने सवाल उठाया है। तो चौथे फेज के मतदान का परसेंटेज हमको लगता है जो 3 दिन के बाद अखबार में जी वाले को दिया गया जी। और ये आयोग ये बात कह भी रहा है कि ये पूरा आंकड़ा नहीं है, पूरा आंकड़ा जब हमारे पास आ जाएंगे उसके बाद हमें बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और उन्होंने दिया है, चेंज इन 2024, चेंज इन 2024। जनता जो है वो लड़ाई लड़ रही है। अब कितना जनता लड़ रही है ये अलग बात है, लेकिन जिस तरह से युवाओं को लेकर के, जैसा कि आपने कहा, हाथ उठवा रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, स्टेज पर भले ही कितना बीमार हैं क्या है वो तो उनको मेडिकल रिपोर्ट तो अभी तक सामने किसी का रखा नहीं गया है। मेडिकल रिपोर्ट आना चाहिए था क्योंकि वो बहुत कुछ चीज़ों को बता देता। मेडिकल रिपोर्ट, हम उनके साथ पूरी सिंपैथी रखते हैं कि उन्होंने जितना मेहनत किया है और जिस तरह से स्टेचर पे भी पूरी मजबूती के साथ, व्हील चेयर पे माफ़ कीजिएगा, व्हील चेयर पे वो हैं, गाड़ी से उतरते हैं तो 2 लोग उनके कमर में हाथ लगा के उनको खड़ा करते हैं। स्टेज पर भी वही स्थिति है, कुर्सी लगा, कभी लालू प्रसाद भी इसी तरह से बैठ करके भाषण दिया करते थे, एक बगल में लाठी भी रखते थे लालू प्रसाद, कई बार ऐसी तस्वीरें वायरल हुई है। इन सारी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें युवा नौकरी के लिए परेशान है, दबाव बढ़ रहा है, बुजुर्ग को दवाई चाहिए, अस्पताल चाहिए। हालांकि अस्पताल के लिए 17 महीने तो ये अस्पताल मंत्री थे, क्या किया इन्होंने, रात में 2-4 को रेड मारे हैं, 2-4 को चैनल उनके साथ घूमा। ये प्लान था, ये प्लान था कि रात में हम चलेंगे, आप लोग आ जाइएगा, फलना चैनल के लिए। हाँ, फलना चैनल है। तो खैर ये सारी चीज़ें लोग समझते हैं, लेकिन इन सब के बाद ये 5वें चरण की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वें चरण में साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे फंसी हुई है। तो वहीं 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसकी चर्चा मैं पिछले 2 दिन से कर रहा हूं। जो महत्वपूर्ण बात है उसकी चर्चा मैं इसके बाद करूंगा, लेकिन ये 3 सीटों की जो चर्चा है वो बड़ी जबरदस्त है। कौन कौन सी बाबा? ये मधुबनी की चर्चा आप कर लीजिए। न तो यहां उम्मीदवार बदला है जिसकी बदलने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही थी। हालांकि 2019 के चुनाव में सबसे अधिक 4 लाख से भी अधिक वोटों से ये जीत करके आए थे, 4,54,000, 4,54,000, 4.5 लाख से जीत करके आए थे। अपने सामने वाले बद्री पूर्वे को बुरी तरह से हराया था, परास्त किया था। इनका टिकट कटने का जितना चर्चा था उतना ही मजबूती के साथ इनका हो रहा है और इनके क्षेत्र में खुद अमित शाह आकर के प्रचार कर गए हैं। उसका कारण लगता है ये है कि 2019 में तो इनको बहुत कमजोर मिला कैंडिडेट जी, बद्री पूर्वे, इसलिए 4,54,000। जी जी। आप उससे पीछे चले जाइए, जी। 2014 में जी, अशोक यादव के पिताजी हुकुमदेव नारायण यादव जी। 4 बार वहाँ एमपी रह चुके जी, हैं, उनके साथ सिद्दीकी की लड़ाई थी जी, और अंतर मात्र था 20,000 का। जी। तो इसीलिए अब फिर इस बार फातमी आ गए हैं
कॉम्बिनेशन वही है, कॉम्बिनेशन वही है 2014 वाला। हाँ जी। तो इसीलिए कोई और जब 2014 में नरेंद्र मोदी पूरे उफान पर थे, उफान पे, तब ये 20,000 से तब ये 20,000 से जीते। क्योंकि हुकुमदेव नारायण यादव वहाँ के एक कद्दावर नेता है, कई जी बार जी MP जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो कई सम्मान उनको मिला है। बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए बड़े बड़े नेताओं को वहाँ पे उतारा जा रहा है। अब फातमी भी बहुत ही मतलब क्या कहे, मतलब राजनीतिक है, पुराने राजनीतिक है जी। दरभंगा से MP रह चुके MP रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं केंद्र में। सबसे बड़ी बात यह मुझे लगती है, जैसा कि आपने तो सभी पांचों का विश्लेषण किया है, आप बेहतर ढंग से बता सकते हैं चीज़ों को। मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजिकल मिस्टेक भारतीय जनता पार्टी से हुई है, उसको सुधारने का प्रयास है नरेंद्र मोदी का रोड शो करना, रात में विश्राम करना, रात में इंटरनल मीटिंग करना, इसके साथ साथ अमित शाह का आना, रात में रुकना, रात में मीटिंग करना, स्ट्रक्चर बनाना, रोज नए परिवर्तन के साथ, नई रणनीति के साथ आना, ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रही है कि यहाँ मधुबनी में मामला निश्चित रूप से फंसा हुआ है। अब क्या होगा ये तो जब 20 तारीख को वोटिंग होगा तब पता चलेगा, और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा। देखिए मधुबनी में जो मेरे पास आंकड़ा है, यादव 18% है और मुस्लिम 15% है। जी, यही मामला अटक जाता है, यही मामला अटक जाता है। इसके बाद मुजफ्फरपुर की बात करें, यहाँ और भी ज़्यादा ट्विस्ट हुआ है। यहाँ का ट्विस्ट अब देखें तो जिस व्यक्ति ने 2019 में बुरी तरह से हराया, इसमें हम मुझे लगता है 4 लाख वोट, यहाँ भी 4 लाख वोट का अंतर, 4,09,000 4 लाख वोट का अंतर है, जिस राजभूषण निषाद को हराया, और उसी राजभूषण निषाद को ले जाकर के लास्ट में वो भाजपा ज्वाइन कराए अजय निषाद, उसी अजय निषाद को बेटिकट होना पड़ा, और वही राजभूषण निषाद इस बार मुजफ्फरपुर के उम्मीदवार हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से अजय निषाद और अजय निषाद के साथ उनके पुराने दुश्मन भी, जिसको लेकर के सातु पानी लेकर के अजय निषाद पड़े हुए थे, वो मुकेश सहनी उनके मंच पे खड़ा होकर कहते हैं कि हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हम निषाद समाज के लिए आगे आए हैं और हम उसके साथ रहेंगे, अजय भाई को आप लोग वोट कीजिए। दूसरी तरफ मुकेश निषाद, दोनों सीट पे कॉमन क्या है पता है जी, मधुबनी में भी VIP को सीट मिली जी, और मुजफ्फरपुर में भी VIP को सीट मिली थी। दोनों में कॉमन यही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ जो स्थिति नजर आ रही है उसमें कहीं ना कहीं राजभूषण निषाद हवाई जहाज पर सवार हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत कद्दावर नेता ने कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हम तो चुनाव प्रचार में जा ही रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो मोदी के जहाज पर सवार हैं, उनको ये पता नहीं है कि जहाज पर एक लिमिटेड सीट होता है, अगर अधिक लोग बैठ जाएं तो जहाज क्रैश भी कर सकती है, और जो लोग पहुंचने वाले हैं गंतव्य पर वो भी नहीं पहुंच पाए। आप समझिएगा, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। तो यहां मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं भाजपा के गाड़ी पर, जहाज पर ब्रेक लगा दिया है। इसके आगे सारण की बात कर लीजिए, सारण में भी समीकरण लगभग वही है। भले ही राजीव प्रताप रूढ़ी बार बार वहां से तमगा हासिल कर लेते हों, लेकिन इस बार एक सिंपैथी वोट। दूसरा जो आप आंकड़ा बता रहे थे कि यहाँ इस बार मुसलमान खड़े नहीं हैं जो वोट काटते थे, सलीम परवेज खड़े थे JDU से जी, और लाए थे 1,40,000 वोट जी, उतना ही से इनकी जीत हुई थी, उतना ही से इनकी जीत जी जी। तो यहाँ भी आप देखे होंगे कि यहाँ भी आकर के मुजफ्फरपुर में खुद प्रधानमंत्री आए, यहाँ खुद गृह मंत्री आकर के सारों में प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आकर के प्रचार कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री आकर के प्रचार कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ भी मामला, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज और है जी, लालू यादव जो पहली बार MP बने थे, सबसे यंग MP जी, वो पहली बार छपरा से ही बने थे जी, 1977 में, 1977 में, फिर 2004 में बने, 2009 में बने जी, और फिर उसके बाद से लगातार वो उनके परिवार के लोग हारते आ रहे हैं, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के लोग हारते आ रहे हैं। एक बार उनकी पत्नी हारी, फिर उनके समधी हारे, जी, खुद हारे थे, खुद हारे थे जी। तो ऐसी स्थिति में आपसे एक बता तो रहे हैं कि एक सामान्य से आदमी से उनकी पत्नी हार गई थी, जिनका बहुत बड़ा नाम नहीं था। ऐसी स्थिति में ये 3 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसको बचाने की सबसे बड़ी जद्दोजहद अगर कोई कर रहा है तो वो है अमित शाह, क्योंकि प्रतिष्ठा उनकी फंसी हुई है। मुझे याद आता है 2014 का वो समय जब नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह ने सबसे बड़ा रिस्क लिया था, 80 सीटों पर जीत हासिल करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का, और उन्होंने वो चैलेंज पूरा भी किया था। अब बिहार का चैलेंज उन्होंने लिया है, ये सीटें उनकी फंसी हुई नजर आ रही है। वहीं हाजीपुर की बात करें तो चाहे लाख कह लिया जाए,
ओवर कॉन्फिडेंस अगर मान लिया जाए, अगर उसकी बात भी की जाए, तो हाजीपुर की जनता को यह फैसला करना है कि वो चिराग पासवान को कितना पसंद करती हैं। और खास करके हाजीपुर में चिराग पासवान के जो फैंस हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि क्या वो चिराग पासवान को जिता पाएंगे, क्या वो घर से निकल करके वोटिंग पोलिंग बूथ तक जाएंगे। क्योंकि सभी अगर ये समझ रहे हैं कि चिराग पासवान वहां जीत रहे हैं, तो एक बात चंदन जी आप हमको बताइए कि अगर चिराग पासवान इतना ही आसानी से जीत रहे थे तो प्रधानमंत्री को क्या जरूरत थी यहाँ आने की, वहाँ आने की। ये कहने के कि मेरा छोटा भाई है, ये कहने के कि हमारा अब इनको आगे आने दीजिए, नहीं के लिए बहुत कुछ करेंगे हम, ये कहने की जरूरत क्या थी। दैट मीन्स कि चिराग पासवान के फैंस अलर्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ लड़ाई जो है देखने में भली आसान लग रही हो, लेकिन लड़ाई बहुत कड़ी है। हाजीपुर के लोकसभा में 6 विधानसभा में से 4 पे इंडिया गठबंधन कब्जा है जी। 3 पर आरजेडी का, 1 पर कांग्रेस का जी। 2 ही ऐसा सीट है हाजीपुर और लालगंज जी, जिसपे बीजेपी का है जी। तो इसीलिए भाई लोकल विधायक तो आखिर है विरोधी का जी, आप उस पर लड़ रहे हैं, ठीक है आपकी, और उसमें भी जदयू का है सर। हाँ, और इतना ही नहीं, मतलब ये कहें तो एक तरह से चिराग पासवान की 35 सीट जरूर कहेंगे जी, क्योंकि लगातार जीतते हैं जी। रामविलास पासवान जी वहाँ से सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार केक वॉक नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उनके समर्थकों को ये बात समझनी होगी कि यदि वो गुड बुक में रह गए या फील गुड में रह गए तो चिराग पासवान वहां से पलटी भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खास करके ये बातें जब ग्राउंड जीरो से वो सीट छीने हैं जो चाचा, तो वो तो इंटरनली कर ही रहे हैं। क्या वो चाहेंगे कि आज इतनी आसानी से वो जीत जाएं? एक हम लोग की तरफ कहावत है बाबा, जो पड़ोसी से झगड़ा मोल ले लो लेकिन अपने घर के किसी दियाद से झगड़ा मोल मत लो जी। कब कहाँ कैसे चूटी काट लेगा जी जी आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। उसके अलावे एक सीट है सीतामढ़ी। इस सीट पर भी आपने देखा होगा कि खुद अमित शाह को आना पड़ा। सीतामढ़ी दूसरा मधेपुरा भी कहा जाता है जी। सीतामढ़ी की सीट पर यादवों का एक अच्छा खासा वर्चस्व है। यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं वैसे, और यहाँ आकर के खुद अमित शाह को कहना पड़ा कि मैं बनिया का बेटा हूँ। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये सीट भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, और यहाँ के जो वर्तमान उम्मीदवार हैं एनडीए के, उनको भी लगता है कि मेरे लिए ये जीत बिल्कुल ही आसान है और मैं जीत चुका हूँ। हालांकि कहने के लिए सभी कहते हैं, लेकिन उनको इस बात का भ्रम है, या कहा जाए तो उनको दम्भ है कि हम इस यहाँ सीट से जीत रहे हैं। आप एमएलसी बन करके हो सकता है कि कई कमिश्नरी को एक साथ जीत लेते हों, लेकिन वो चुनाव अलग है, ये चुनाव अलग है। वहाँ कुछ लिमिटेड लोग वोट करते हैं और यहाँ आम जनता वोट करती है। यहाँ का समीकरण पिछड़ा समीकरण है, और यहाँ के समीकरण में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जीत हार का अंतर यहाँ भी 2,50,000 का रहा था अर्जुन राय से। ये तब था जब, आपको याद होगा कि 2014 में अर्जुन राय ही जीते थे, नहीं उससे पहले 2009 में 2014 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उस समय अलग लग रही थी, राम कुमार शर्मा जीते थे, और उससे पहले वहां से वो जीत करके आए थे अर्जुन राय जी, अर्जुन राय जीत करके आए थे। वही अर्जुन राय एक बार फिर से सामने खड़े हैं, और यहाँ पार्टी बदल ली है, और यहाँ से देवेश चंद्र ठाकुर हैं। निश्चित रूप से यहाँ आकर के यदि अमित शाह को ये कहना पड़े कि मैं बनिया का बेटा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी मामला फंसा हुआ है। यानी कि 5वें चरण वैसे और सवर्ण मिला दीजिएगा तो 32% वोट हो रहा है देवेश चंद्र ठाकुर के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। इनको कहीं और सेंधमारी करनी पड़ेगी, निश्चित रूप से करनी पड़ेगी। यही आंकड़ा है जिस आंकड़े को लेकर के हम इस बात को लेकर लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि जितना आसान वो समझ रहे हैं उनके लिए उतना आसान है नहीं। और इस बार खास करके इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहाँ के वोटर भले ही कांग्रेस के लिए अच्छा वोट नहीं करें, कांग्रेस की तरफ उनका रुझान नहीं हो, कांग्रेस चूंकि धीरे धीरे कांग्रेस समाप्ति की तरफ है। मैंने आज ही मैं बातचीत कर रहा था कांग्रेस के एक बड़े नेता से जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय कांग्रेस को दिया, वो काफ़ी नाराज हैं कांग्रेस के फैसले से। तो इसका मतलब है कि कांग्रेसियों में नाराजगी है जिसका फायदा कांग्रेस नहीं उठा पा रही है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जो ब्रेक लगाया है, अब प्रतिष्ठा जो है वो दाव पे फंसी हुई है अमित शाह की, क्योंकि इन सभी सीटों पे अमित शाह या पीएम आए हैं। जी, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि 2022 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे एनडीए से, उसके पहले बंटवारा हो गया था 2 लोगों में 20-20 सीट का।
एक जेपी नड्डा, जिनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नेतृत्व की तरफ से 20 सीट बिहार का दे दिया गया था कि आप इस 20 सीट पे रेकी कीजिए, जिसका नतीजा आपको पता है कि उनका एक भाषण और नीतीश कुमार बाहर, कि सभी छोटी पार्टियां जो हैं भाजपा में आ जाएगी, विलय कर लेंगी या विलीन हो जाएंगी। इस पर उन्होंने इसी तर्क को देते हुए उन्होंने पाला बदला था। और दूसरा अमित शाह, 20 सीट इनको मिली थी। इनको जो सीटें मिली थी सीमांचल की सीटें थी। आपको याद होगा कि सीमांचल में कई रैलियां उन्होंने की है। इसके अलावा सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर, ये भी उन्हीं के जिम्मे था, गंगा के इस पार और गंगा के उस पार। दो खेमे में जो बटा हुआ था, अब प्रतिष्ठा सबसे बड़ी जो है वो फंसी हुई है अमित शाह की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो ब्रेक लगाया है तेजस्वी यादव ने, उस ब्रेक ने बड़ी मुश्किल खड़ा कर दी है। पीछे से जाम लगा हुआ है। अब जब तक अगली गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी तब तक पिछली गाड़ी नहीं बढ़ेगी। और देखना होगा कितना अंतर ये 2 दिवसीय दौरा पर अमित शाह डालते हैं। पीएम भी आए हैं, हाजीपुर में पीएम आए जी, छपरा में पीएम आए, अमित शाह सीतामढ़ी में गए। प्रतिष्ठा किसकी फंसी हुई है? अमित शाह की। अमित शाह के सबसे करीबी कौन है? प्रधानमंत्री। जेपी नड्डा के लिए जाए तब ना समझे। इस बार लगता है बहुत सारे करीबियों का भी हिसाब किताब हो जाएगा इस चुनाव। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कुशवाहा वोट अगर दरकता है जी एनडीए से, तो कुशवाहा के सिरमौर जो बिहार में बैठे हुए हैं बीजेपी के कद्दावर नेता, आजकल कद्दावर हो गए हैं जी, तो उनका भी लगता है जो मुकुट खतरे में लग रहा है। आपने देखा होगा कि इधर जो बयान उन्होंने दिया है कि चुनाव खत्म होने दीजिए ना, 4 तारीख के बाद देखिए क्या होता है, कितने लोगों को लाल घर का सैर कराते हैं। तो ये सारी बातें जो है घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं इस नहीं, लेकिन एक चीज तो है, नेताओं के अगर ये बोलते हैं जो लाल घर का सैर कराएंगे, नेता जज नहीं ना है, कोर्ट नहीं ना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए इस चीज से और हमको लगता है जो और अगेंस्ट में ही लोग जाता है। चलिए फिर से क्रिमिनोलॉजी वाला जो टर्म है ना वो लास्ट में आ ही गया, रोकते रोकते भी। लेकिन चलिए हम आशा करते हैं कि ये जो हमने विश्लेषण किया है वो धरातल पर है और हमारी कोशिश थी एक ईमानदार प्रयास की। हम लोग चर्चा कर रहे थे महाभारत 2024 में चौथे फेज का मतदान खत्म हो गया है। 5वें फेज में कहें जो तेजस्वी ने एक ऐसा पेच फंसा दिया है जिसको लेकर के एनडीए में एक तरह से कहें जो मतलब निराशा है, हताशा है। अब देखते हैं जो अमित शाह का प्रयास कितना रंग लाएगा, वो आपको 4 जून को पता चलेगा। क्योंकि ये जो 5वां फेज है इसमें कहीं ना कहीं अमित शाह जो है कई जगह आए हैं और कहीं पीएम 2-3 जगह पर गए हैं। तो दोनों जो एनडीए के बड़े नेता हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता, वो यहाँ आके सभा कर चुके हैं। अब देखना है इसका परिणाम 4 जून को चलेगा पता, जो इन लोगों की रैलियों ने कितना असर डाला। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।